क्या देख रहे हैं? 10th का भूगोल चैप्टर 1 संसाधन और विकास। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात कर चुके हैं कहां तक? संसाधन के प्रकार तक। कहां तक बात कर चुके हैं? संसाधन के प्रकार तक। अगर थोड़ा सा रिवीजन करें पीछे के बातों का, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का था? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का था। कौन सा? जैव और अजैव। जैव संसाधन वैसे संसाधन को बोले थे जो सजीव है, जीवित है, उसको जैव संसाधन के अंदर। संसाधन का मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करता है, संसाधन। तो जैव संसाधन का मतलब वैसा कोई भी जीव जो हमारे काम में आता है, जैव संसाधन हो गया। कुत्ता बिल्ली काम में आता है, जैव संसाधन हो गया। मुर्गा मुर्गी काम में आता है, जैव संसाधन हो गया। पेड़ पौधा काम में आता है, सब कौन सा संसाधन हो गया? जैव संसाधन। बाकी पत्थर हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, अजैव संसाधन हो गया। उपयोग के आधार पर संसाधन, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। नवीकरणीय, हल्ला बंद जाओ, और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय में क्या बोले थे कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण लगातार होता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब का निर्माण होता रहता है, उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसका निर्माण लगातार नहीं होता है, एक लिमिट समय के बाद खत्म हो जाएगा, और निर्माण जिसका लाखों करोड़ों वर्ष में होता है, उसको अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलेंगे? वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे जैसे अरे कुछ भी जो तुम्हारे घर में है सारा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन हो गया ना। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय का मतलब लोगों के समूह का अधिकार होता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, खेल का मैदान, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सब कौन सा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। एक देश के अंदर में जितना भी संसाधन होता है, कौन सा होता है? राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जो किसी देश का नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे 200 किलोमीटर को छोड़ करके किनारे से 200 किलोमीटर के बाद जितना भी क्षेत्र होगा समुद्र में, किसी भी देश के किनारे से 200 किलोमीटर के बाद जितना भी क्षेत्र होगा उसको हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और किनारे से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ये भी बताए थे। क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का? 4 प्रकार का है। अगला है हमारा किसके आधार पर? विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का। पहला कौन सा था? संभावित संसाधन। कौन सा? वैसा संसाधन जिसके प्रयोग आने की संभावना है, पता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि संसाधन किस प्रकार का है, कितनी मात्रा में है, भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं, अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, संभावित संसाधन कहलाता है। दूसरा संसाधन है कौन सा? विकसित संसाधन। कौन सा? जिस संसाधन का प्रयोग हम लोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं, मात्रा और गुणवत्ता का पता है। जैसे लोह अयस्क हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसको विकसित संसाधन बोलते हैं। तीसरा
भंडार संसाधन, ये ऐसा संसाधन है जिसके लिए अभी तकनीक नहीं है हमारे पास। तकनीक मतलब तरीका नहीं है कि उस संसाधन का प्रयोग हम लोग बड़े पैमाने पर करें। भंडार संसाधन, इसका प्रयोग हम लोग अभी कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं तो बड़े स्तर पर नहीं कर रहे। नदी के जल से हाइड्रोजन गैस बनाना नहीं बना रहे, कर सकते हैं। पानी से बिजली बड़े पैमाने पर बनाना नहीं बना रहे, बना सकते हैं। चौथा और लास्ट है इसमें संचित कोष संसाधन। कौन सा? देखो, संचित कोष और विकसित संसाधन एक ही है। विकसित संसाधन जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं, संचित कोष मतलब हमको सब कुछ पता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब जितना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब क्या हुआ है बता दिए। आगे है संसाधन नियोजन। क्या है? क्या होता है संसाधन नियोजन? देखो, संसाधन का मतलब क्या बताए? संसाधन का मतलब बताए हैं ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमारे लिए उपयोगी होता है, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे पास एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, तुम्हारे पास कुछ रुपया है, अगर तुम उसको बिना सोचे समझे खर्चा करते चले जाओ तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो जितने भी संसाधन हैं, अगर हम बिना सोचे समझे उसका प्रयोग करते हुए चले जाएंगे तो संसाधन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। मान लो एक दिन, जैसे हमारे अभी क्या देख रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं तो या बाइक से जाएंगे, कार से जाता है आदमी, ऑटो से जाता है। ऐसा मान लो कि कुछ समय बाद पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन सब है, खत्म हो गया, तो आदमी कैसे जाएगा? फिर पैदल नहीं जाएगा, तरीका है जाने का। गाड़ी तब भी रहेगा, बैलगाड़ी तो ये है ना, तो आदमी बैलगाड़ी का प्रयोग कर सकता है, जो पुराने समय में प्रयोग किया जाता था। नहीं, टंगा गाड़ी का प्रयोग कर सकता है, घोड़ा जो खींचता है। तो टंगा बैलगाड़ी का जमाना फिर आ जाएगा अगर इसी रफ्तार से हम संसाधनों को खत्म करते हुए चले जाएंगे तो इसलिए कुछ ऐसे संसाधन है जैसे अनवीकरणीय संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी तक संसाधन को सुरक्षित पहुंचाना संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। और देखो एक और आता है संसाधन संरक्षण। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। क्या है? कैसे संबंधित है? संसाधन नियोजन करते हैं ना, संसाधन नियोजन मतलब संसाधन को हम बचा कैसे रहे, बचाने के लिए कौन कौन से तरीका कर रहे हैं, संसाधन का प्रयोग किस प्रकार से हम कर रहे हैं कि संसाधन बच रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन नियोजन। मतलब संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन नियोजन का मतलब हुआ संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग। सीधा बोलेंगे बुद्धिपूर्वक उपयोग। अब प्रश्न हमारे मन में आया, क्यों संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? संसाधन को क्यों बचाए? देखो, ऐसा हो सकता है कि सभी देशों के पास जो है ना संसाधन नहीं हो, मतलब कुछ कुछ संसाधन हो, कुछ नहीं हो। क्या हो? कुछ संसाधन हो और कुछ नहीं हो। थोड़ा कमजोर से पढ़ लो। तो कुछ देशों के पास संसाधन हो, कुछ नहीं हो। जैसे भारत में ही बात करेंगे तो भारत में देखेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कोयला और खनिज का भंडार है। किसका है? कोयला और खनिज का भंडार है। यहीं पर अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर और पाइराइट। राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावना है, क्योंकि राजस्थान में क्षेत्र क्या होता है? गर्म होता है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है, और हवा तेज चलता है जिससे पवन ऊर्जा का प्रयोग
किया जा सकता है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जल बहुत अधिक है, जल संसाधन की अधिकता है। और एक है लद्दाख। अब देखो लद्दाख जो है ना पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। तो ऐसे तो यहाँ पर कोई संसाधन है नहीं, बट ये सांस्कृतिक विभिन्नता रखता है, सांस्कृतिक विभिन्नता है, साथ ही साथ पर्यटन के लिए नामी है। इसके लिए तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी संसाधन किसी एक जगह पर नहीं है ना। हमारे अपने देश में भी कि अगर हम देखें झारखंड छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज मिल जाता है, बिहार में चूना पत्थर पायराइट मिल जाता है, राजस्थान में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन, लद्दाख में सांस्कृतिक विभिन्नता है, पर्यटन। तो संसाधन ऐसा नहीं है कि पहली बात तो सभी जगहों पर उपलब्ध है, दूसरी बात है कि अगर हम इसका तेजी से प्रयोग करेंगे खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है। यहीं पर एक कथन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ले, इससे पहले ही बताए थे महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करो थोड़ा सा। कौन थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को एक संत भी बोला जाता है। नहीं, इनके नाम को बताने की जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जितना भी आधुनिक आविष्कार हो रहा है, आधुनिक आविष्कार, नई नई वस्तुओं का खोज हो रहा है, उसका प्रयोग हमको सीमित करना चाहिए। सीमित मतलब कि जितना में हमारा काम चल जाए उतना ही किसी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का ऐसा नहीं है कि आविष्कार है तो प्रयोग करो, जरूरी है प्रयोग करो, लेकिन जितना तुम्हारा काम है मोबाइल फोन का प्रयोग उतना ही करो। ये महात्मा गांधी का कहना था। जैसे वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन किसके लिए है? वॉशिंग मशीन क्या होता है? कपड़ा धोने वाला। तो वॉशिंग मशीन किसके लिए होता है? मान लो कोई अकेला आदमी है, नहीं, उसके पास समय नहीं है, बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसके लिए वॉशिंग मशीन है। कि समय नहीं है उसके पास, जल्दी जल्दी काम करना है, तो फिर वॉशिंग मशीन का प्रयोग ठीक है। अब हमारे पास समय ही समय है, नहीं, इधर वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल के इधर गप लड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन का प्रयोग सार्थक नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास समय है फिर भी हम क्या कर रहे हैं? वॉशिंग मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी बोले थे कि संसाधन का सही प्रयोग करो, बिना मतलब का प्रयोग मत करो। दूसरी बात, इन्होंने तो कहा था कि हमारे पास जो है ना पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वही बात जो बताए, संसाधन का जितना जरूरत है उतना प्रयोग करो। ऐसा नहीं है कि लालची बन जाओ, लालच के पीछे भाग जाओ कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इससे संसाधन का नुकसान होगा। क्या होगा? संसाधन का नुकसान होगा। एक उदाहरण बताते हैं। कोई एक घर है, मान लो कि अमीर हो गरीब हो उससे बहस नहीं है। मान लो अमीर घर के व्यक्ति में 5 गो मोटरसाइकिल है, काम तो 2 ही मोटरसाइकिल में चल रहा है। कितना में? अब 5 गो है तो जरूर है कि 2 तो चल ही रहा है, तीसरा चौथा भी किसी न किसी काम में लगा होगा। तो अगर ये 3 नहीं होता एक्स्ट्रा तो तेल बचता, धन बचता। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने ये सारी बात बताया गया था किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अब सवाल उठता है कि संसाधन नियोजन करने के लिए हम लोग क्या कौन कौन सा काम करेंगे? संसाधन नियोजन के क्या चरण होते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। तो संसाधन को बचाने के लिए सबसे पहले क्या सर्वेक्षण करेंगे? क्या करेंगे? सर्वेक्षण का मतलब ये देखो, संसाधन नियोजन के चरण, संसाधन नियोजन के चरण। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब है कि पहले तो ये पता लगाओ कि संसाधन कहाँ कहाँ पर है। नहीं, सर्वेक्षण में हम क्या करेंगे? ये पता लगाएंगे कि संसाधन कहाँ कहाँ पर मौजूद है। पहला काम करना है। दूसरा काम करना है, जो संसाधन मिला है उसका नक्शा बनाना है। नक्शा बनाना है, मात्रा और गुणवत्ता का पता करना है।
कि किस क्षेत्र में कौन सा संसाधन कितना है, कितने मात्रा में है। तो नक्शा बनाना है, सर्वेक्षण करना है, नक्शा बनाना है, मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाना है। तीसरा काम है, उसके बाद इतना पता चल गया ना, समझो बात को, इतना पता चल गया, इतना पता चल गया। इतना पता चलने के बाद जो हम क्या क्या पता, अभी पता चल गया कि हमारे पास 100 रुपया है, कितना है, तो अब क्या सोचेंगे कि इस 100 रुपया का खर्च किस प्रकार से करे कि 1 साल चले, ऐसा सोचेंगे ना कि 100 रुपया का खर्च किस प्रकार से करे कि 1 साल चले, मतलब 100 ही रुपया है, उसका खर्च तुमको इस प्रकार से करना है कि 1 साल चलाना है, नहीं। तो यहाँ सोचना पड़ेगा। अब हमारे पास संसाधन है, नक्शा है, मात्रा है, गुणवत्ता है, कितना संसाधन है ये भी पता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्या बोलते, तकनीक का प्रयोग करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, संगठन का प्रयोग करेंगे। संगठन मतलब व्यक्तियों के समूह का प्रयोग करेंगे, तकनीक लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, संगठन लगाएंगे, और फिर करेंगे कि हमारे पास इतना ही संसाधन है, इसको किस प्रकार से खर्चा किया जाए। आजकल देखो, एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं, हम बार बार जब से संसाधन वाला चैप्टर 3 दिन, तीसरा दिन है, 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, तीनों दिन बताए हैं कि हमारे पास जो अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, ये खत्म हो जाएगा आने वाले भविष्य में। तो क्या सरकार के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ सोचा जा रहा है इसके बारे में, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आने वाले समय में संसाधन, नहीं। तो कहने का मतलब ये है, सोचा जा रहा है, सोचा क्या जा रहा है ये समझो। आजकल हम देखते हैं बैटरी वाला रिक्शा आ रहा है, नहीं, बैटरी वाला कार आ रहा है, मतलब जिसको इलेक्ट्रिक ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी पेट्रोल को जो है ना स्किप करने का प्लान है, क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो अभी से शुरुआत हो गया, बहुत सारे व्हीकल्स में तो सोलर भी लगा दिया जाता है, ऊपर चल भी रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रहा है। तो आने वाले समय में पेट्रोल पर निर्भरता कम करना है, क्योंकि पता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी ये सब खत्म होने वाला है, और खत्म होने वाला है तो अभी से हम प्लानिंग करके चलेंगे ना। तो हमको पता चल गया तकनीक, या इसी को बोलते हैं हम लोग तकनीक, बुद्धि और संगठन। तकनीक लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, भाई अब ये संसाधन खत्म होने वाला है, अब इसको कैसे प्रयोग करें, और इसके जगह पर वैकल्पिक संसाधन कौन सा हो सकता है। जैसे पेट्रोल के जगह पर ईवी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गया। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, सोचना पड़ेगा कि ये संसाधन खत्म होने वाला है, इसके जगह पर या इस संसाधन को और बचाने के लिए, ज्यादा दिन चलाने के लिए कुछ और नया दूसरा लेकर के आओ। तो अब यहाँ पर जितना भी ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहा है, मान लो कि आप धीरे धीरे करके होगा 2 से 3 से 5 साल के अंदर गाँव में भी क्या होगा, अधिकतर ईवी दिखना शुरू हो जाएगा। जो स्कूटर है, जो कार है, वो बैटरी से चलने वाला दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। अब इससे होगा क्या, इससे जाहिर सी बात है बैटरी चार्ज करके चलाएंगे तो पेट्रोल तो बचेगा। हालांकि देखो, चार्ज करके चलाने का मतलब कहीं ना कहीं से तो फिर वही बात है, बिजली कैसे बनता है, और बिजली बनता है कोयला से, पानी से और परमाणु ऊर्जा से। बात समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो वही वाला बात है, वो बिजली से चार्ज कर रहे हैं, बिजली भी तो कोयला से ही बन रहा है, तो इधर से उधर से जोरो बतवा बराबरी पड़ जाता है, नहीं फिर भी थोड़ा सहायता मिल जाता है। चौथा है राष्ट्रीय विकास और संसाधन विकास। देखो, राष्ट्रीय विकास और संसाधन विकास दोनों को जोड़ देना, दोनों के बीच संबंध स्थापित करना। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है, हम ये बोले किसी के घर का विकास किस पर निर्भर करता है, घर प्रगति करेगा किस पर निर्भर करता है, उस घर में रहने वाले लोगों पर निर्भर करता है। घर में गार्जियन अच्छा है, नहीं पेरेंट्स अच्छा है, शिक्षा दीक्षा अच्छा हुआ है, अच्छा घर आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से अच्छा दूसरी बात है कि शिक्षा दीक्षा अच्छा कब होगा, जब पेरेंट्स के पास थोड़ा सा धन हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, पेरेंट्स पहले से पढ़ा लिखा हो। नहीं, धन का मतलब संसाधन है ना, संसाधन है
तभी जाकर के आगे हम संसाधनों को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है देश जो परिवार का विकास निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है? संसाधन पर, धन पर निर्भर कर रहा है ना, तो संसाधन पर ही तो निर्भर कर रहा है ना। इसका मतलब है देश का विकास भी किस पर निर्भर करता है? संसाधन पर। तो मतलब अब संसाधन पर अगर निर्भर कर रहा है देश का विकास, तो संसाधन का विकास जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यह देश के विकास से जुड़ा हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय विकास और संसाधन का विकास दोनों अलग अलग बात नहीं है, दोनों सेम ही बात है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो 4 पॉइंट बताए संसाधन बचाने के लिए क्या करेंगे। पहले सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? सर्वेक्षण का मतलब है किसी बात का पता लगाना। जैसे जनगणना होता है ना, तो वो भी एक प्रकार का सर्वेक्षण ही होता है। नहीं, तो सर्वेक्षण का मतलब पहले पता लगाएंगे संसाधन कहाँ पर है, नक्शा बनाएंगे, मात्रा कितना मात्रा में संसाधन है और कैसा संसाधन है। तीसरा में तकनीक, बुद्धि और संगठन का प्रयोग करके संसाधन नियोजन का प्लानिंग बनाएंगे, प्लान करेंगे। चौथा नंबर में राष्ट्रीय विकास और संसाधन के विकास दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के देखेंगे। अब दोनों को जोड़ के देखेंगे तो दोनों अलग अलग बात नजर नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग बात नजर आएगा। ये भी बात समझ। तो ये है हमारा संसाधन नियोजन के चरण। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अरे शांति से निकल जाओ, शांति से निकलो, हल्ला क्या मचाने की जरूरत है? फिर आता है हमारे पास संसाधन संरक्षण। क्या आता है? संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधन को बचाना। क्या बचाना? अब फिर वही प्रश्न उठता है कि संसाधन को क्यों बचाए, संसाधन को क्यों बचाए? तो पहले ही बताया संसाधन को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ संसाधन खत्म होने वाले, आने वाले समय में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और संसाधन को जितने धीमे धीमे प्रयोग करेंगे, जितने बचा बचा प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा संसाधन होगा। क्या होगा? संसाधन हमारे पास मौजूद होगा, सुविधा उतना मौजूद होगा। इसलिए संसाधनों का संरक्षण क्या है, जरूरी है। दूसरी बात है, अगर संसाधनों का अंधाधुन प्रयोग करते हैं। अंधाधुन प्रयोग का मतलब है बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं, तो हमारे पर्यावरण में तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे मानव क्या कर रहा है कि बिना सोचे समझे जंगलों को काट रहा है, जंगलों को काट के घर बना दे रहा है। परिणाम देखना है इसका। गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। नहीं, इसके अलावा बात करेंगे फैक्ट्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मानवों की जनसंख्या शहरों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे परिणाम क्या हो रहा है? इसका जो परिणाम निकल के आ रहा है, अंधाधुन प्रयोग का जो परिणाम निकल के आ रहा है, जल प्रदूषण के रूप में। बड़ी बड़े शहरों में चले जाओ, नदी के किनारे सब बसा हुआ है। अब यहाँ पर होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक है तो जो गंदगी होगा वो भी अधिक होगा, मानव के द्वारा जो गंदगी फैलाया जाता है वो भी अधिक होगा। तो जल प्रदूषण इससे होता है। नाली के माध्यम से वो प्रदूषण कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा। तो संसाधनों का अगर हम अंधाधुन प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। हवा में जैसे अधिक व्हीकल्स यानी अधिक गाड़ी का प्रयोग करने से, अधिक फैक्ट्री चलाने से
हवा में होगा CO2 होगा, SO2 होगा, NO2 होगा, N2O होगा। इन सारे गैसों की मात्रा बढ़ेगा। ये गैस है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमारे स्वास्थ्य पर इन सारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर SO2 होगा ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो असर है वो खराब पड़ता है, अच्छा नहीं पड़ता है। हमारे लिए एक ही गैस है, कौन सा? ऑक्सीजन, जो जरूरी होता है, अदरवाइज दूसरे गैसेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। तो ये गैस यहाँ पर बढ़ेगा वायुमंडल में अधिक गाड़ी चलने से, मानव की जनसंख्या बढ़ने से, अधिक गाड़ी चलने से, अधिक फैक्ट्री चलने से वायुमंडल में किसकी मात्रा? इन सारे गैसों की मात्रा बढ़ेगा। और ये गैस बढ़ने के ही कारण क्या होगा? अम्लीय वर्षा। क्या होगा? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कहने का मतलब है वर्षा का पानी जो है ना वो अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अम्ल में बदल जाता है। और वो पानी जब तुम्हारे शरीर पे गिरेगा, फसलों पर गिरेगा, तो शरीर को नुकसान करेगा, फसल को नुकसान करेगा, उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। तो संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से ये सारी समस्या हमारे सामने निकल करके आ रहा है। इसलिए समय समय पर संसाधनों के संरक्षण के लिए काम किया गया है। ठीक है। जैसे बात करेंगे एक मेघा पाटेकर, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ। कौन सा? नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए इनका ये चलाया गया प्रोग्राम था, मेघा पाटेकर के द्वारा, नर्मदा बचाओ। फिर एक है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, चिपको आंदोलन। ये अंग्रेजों के समय में हुआ था। अब चिपको आंदोलन में लोग करता क्या था कि पेड़ों से, अब अंग्रेज जो है ना पेड़ काट रहा था, जंगलों को काट रहा था। ठीक है। तो लोग क्या करता था कि पेड़ से जाकर के चिपक जाता था और बोलता था कि भाई देखो, ऐसे तो तुम पेड़ नहीं काट सकते, अगर पेड़ काटना है तो हमको काट दो, उसके बाद पेड़ काटना। तो ये चिपको आंदोलन चलाया गया। तो ये सारे के सारे आंदोलन का जो मुख्य मकसद था क्या था कि संसाधनों को बचाया जाए। किसको बचाया जाए? संसाधनों को बचाया जाए। क्योंकि संसाधन, देखो, आदमी समझ नहीं पाता है, हकीकत यही है कि संसाधन नहीं है तो हम नहीं। अभी तो धीरे धीरे करके सब खराब हो रहा है। पीछे के सालों में चले जाए, 20 साल पहले चले जाए, तो फिल्टर वाला पानी चलता था कहीं पर, आदमी स्वस्थ रहता था कि मर जाता था? स्वस्थ। जितना बीमारी तब था उतना बीमारी अब भी है, उससे ज्यादा बीमारी खतरनाक बढ़ ही गया है। देखो, मानव सभ्यता जितना आगे बढ़ रहा है, नई नई बीमारियों को जन्म देते हुए जा रहा है। पहले इतना क्या बोलते हैं, फिल्टर वाला पानी नहीं पीता था आदमी। अब क्या है कि मानव ने इतना उछल कूद किया है, इतना तबाही मचाया है पर्यावरण में, कि धीरे धीरे सारी व्यवस्था को, प्राकृतिक व्यवस्था को चौपट कर रहा है। अधिक गाड़ी का प्रयोग, अधिक तुम्हारा बोलते हैं उर्वरकों का प्रयोग। किसान खेती करता है तो 10 तरह का उर्वरक का प्रयोग करता है ना। अब वो फसल के साथ मिलकर के क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जाता है, उससे भी बीमारी होता है। तो आदमी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है धीरे धीरे। अब जरूरत भी है, हमारा जरूरत इसलिए है कि जनसंख्या है कितना हमारे देश का, 150 करोड़। 150 करोड़ के लोगों को खाने के लिए अन्न चाहिए। नहीं, अन्न चाहिए तो उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो सारी बातों को हमको सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा संसाधन संरक्षण। अब दो नोट, इसमें प्रश्न है पहला दोना, पहला चैप्टर सब एक ही दिन में थोड़ी पढ़ा देंगे। प्रश्न की ओर बात करेंगे, किधर गया हुआ? हाँ, संसाधन को परिभाषित कीजिए। पहले नंबर का प्रश्न है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। 4-5 क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन है देख लेना, कुछ बुक से बनेगा, कुछ इस नोट से बन जाएगा, इसको बना लेना। संसाधन क्या होता है? जैसे बताया, संसाधन को परिभाषित कीजिए। ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे लिए जरूरी होता है, हमारे जीवन को आसान बनाता है, संसाधन कहलाता है। नहीं,
ऐसी कोई वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारे लिए उपयोगी हो, जीवन को आसान बना दे, संसाधन कहलाता है। जैसे मोबाइल फोन हो गया, कार हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, साइकिल हो गया, घड़ी हो गया, नोटबुक हो गया, किताबें हो गया, पेंसिल हो गया, कलम हो गया, सब क्या है? संसाधन है। दूसरा प्रश्न है संभावित और संचित कोष संसाधन में अंतर लिखे। संभावी और संचित कोष कौन सा बोले? संभावी और संचित कोष संसाधन। देखो, संभावी संसाधन वैसा संसाधन है जो है तो सही, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ना तकनीक है, या फिर वो उसको निकालना जो है वो धन के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो दुर्गम स्थानों पर, दुर्गम स्थान का मतलब यदि मान लो हिमालय पर्वत के नीचे में कोई तेल का भंडार मिल जाए तो खोदेगा कौन? या हमारे पास वो तरीका नहीं है कि हिमालय के नीचे सुरंग बनाकर निकाल सके। तो संभावी संसाधन वैसा संसाधन है जो है तो सही, लेकिन जिसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है हमको, मात्रा गुणवत्ता का ठीक ठाक नहीं पता है, पूरी तरह से नहीं पता है, और उसका प्रयोग भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहेंगे। संचित को संसाधन जिसका पता चल गया है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी भी है, मात्रा गुणवत्ता के बारे में भी पता है, और इसका प्रयोग लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब दोनों का प्रयोग तो दोनों में से किसी का नहीं कर रहे हैं। संभावित संसाधन का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, है ना, प्रयोग किसी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका कर सकते चाहे तो। इसके लिए तकनीक है, इसके लिए तकनीक नहीं है, ठीक है। इसका हम अभी तुरंत प्रयोग कर सकते हैं, इसका हम आने वाले भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये संभावी और संचित को संसाधन में अंतर हो गया। प्रश्न है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता लिखे। अभी बताए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जो अनवीकरणीय है, आने वाले भविष्य में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, एलपीजी हो गया। इन संसाधनों का संरक्षण तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बचाना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। दूसरी बात है, दूसरी तरफ है पानी है, हवा है। यहाँ भी अगर संसाधनों का हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा, ये हवा दूषित हो जाएगा, पानी दूषित हो जाएगा, पानी पीने लायक नहीं रहेगा, हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगा। तो यहाँ भी संसाधनों का संरक्षण क्या होगा, जरूरी हो जाता है हमारे लिए, इसलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, ठीक है। चलो, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है ये हमको बताना है। संसाधन को बनाने में तकनीक की क्या भूमिका है? जैसे पृथ्वी के अंदर में जल है तो वो हमारे लिए संसाधन है, लेकिन कब? जब उसका प्रयोग करेंगे तब। प्रयोग नहीं करेंगे, संसाधन नहीं है। पृथ्वी के अंदर में जो जल है उसको संसाधन बनाने के लिए हमारे पास तकनीक होता है कि हम क्या करते हैं, लोहे का पाइप लेते हैं या प्लास्टिक पाइप लेते हैं, पृथ्वी के अंदर डालते हैं, उससे पानी निकालते हैं। तो ये जो तरीका अगर नहीं रहे तो क्या वो संसाधन बनेगा? नहीं। तो यहाँ पर संसाधन के, किसी भी संसाधन के निर्माण में तकनीक या बुद्धि का उपयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखा जाए तो बिना तकनीक और बुद्धि का संसाधन रहेगा ही नहीं। मोबाइल फोन है ना, आजकल हर सभी के पास होता है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन हम पहले भी बताए थे कि किससे बना होता है, प्लास्टिक से, एल्यूमिनियम से, तांबा से। लेकिन क्या तुम, हाँ, शीशा भी होता है, लेकिन इस सब तुमको अलग अलग कोई आदमी दे दे, थोड़ा एल्यूमिनियम दे दे, थोड़ा लोहा दे दे, थोड़ा शीशा दे दे, तो क्या वो मोबाइल फोन काम करेगा? वो नहीं करेगा काम, क्योंकि उसमें तकनीक लगा है, बुद्धि लगा है, तकनीक और बुद्धि से वो मोबाइल फोन बना है ना। तो यहाँ पर संसाधन के निर्माण में तकनीक और बुद्धि का उपयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न, संसाधन के निर्माण में सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो सतत विकास का मतलब क्या बताए थे? सतत विकास का मतलब बताए थे ऐसा विकास जो टिकाऊ हो। मतलब संसाधन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और संसाधन का प्रयोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में जो है वो आने वाली पीढ़ी तक हम संसाधन को पहुंचा सके। तो ऐसे विकास को हम लोग क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। मतलब संसाधन का सुनियोजित, अच्छे ढंग से बुद्धिपूर्वक उपयोग सतत विकास की अवधारणा को जन्म देता है। सतत विकास का मतलब होता है संसाधन को आने वाले भविष्य में
आने वाली जो पीढ़ी है उस तक सुरक्षित पहुंचा देना। क्या फर्क पड़ता है, संसाधन अभी भी खत्म कर सकते हैं हम, लेकिन खत्म कर देंगे तो जो आने वाली भविष्य, आने वाला जो फ्यूचर है, उसमें जो बच्चे होंगे उसके पास संसाधन क्या होगा, नहीं होगा, उसकी कमी होगा वहां पर। ठीक है। प्रश्न है, मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है, किसी व्यक्ति के लिए संसाधन क्यों जरूरी है? कपड़ा हमारे लिए क्यों जरूरी है? कपड़ा संसाधन है ना। शरीर को ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए। घर हमारे लिए क्यों जरूरी है? जंगली जीवों से रक्षा के लिए, है ना, सुरक्षित रहने के लिए। भोजन क्यों जरूरी है? जिंदा रहने के लिए। तो कहने का मतलब है संसाधन मानव को जीवित रहने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। संसाधन मानव के जीवन में क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है? अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और जीवित रहने के लिए जरूरी है। जैसे हवा और पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है? भोजन ये हमारे लिए जीने के लिए जरूरी है। कपड़ा जो है सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। घर जो है सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। कार या मोटरसाइकिल, इसका प्रयोग यातायात के लिए जरूरी है। एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको जाना पड़े, इसके लिए जरूरी है। इसलिए संसाधन अलग अलग कारणों से मानव के लिए जरूरी है। चलो ये हो गया तुम्हारा खत्म। अच्छा, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है, करना क्या है, करना तो पड़ेगा याद ही। और अभी से शुरू हो जाओ, अभी बैठ जाओ और जहां से क्वेश्चन आंसर है पहले नंबर का, एक ही क्वेश्चन याद हो लेकिन याद करो। ठीक है, याद करो। और अगले दिन से आओगी तो पेड होगा घर पर, तो पेड ले लेना, एक पेन ले लेना। जो पेड पे लिखते हैं वो वाला पेन याद करना है और उसको पेड पे लिखना है। याद करना है, उसको पेड पे लिखना है और वो ऊपर कर लो जल्दी से।